नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सीटेट के लिए कंप्लीट सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इस चर्चा में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के सभी टॉपिक्स को बिल्कुल सरल भाषा में कवर किया जाएगा ताकि सीटेट, टेट, एसटीई टेट और सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए पूरा सिलेबस एक ही जगह तैयार हो जाए। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहला और बुनियादी सवाल, ये विकास या डेवलपमेंट आखिर है क्या? क्या इसका मतलब सिर्फ हमारा कद बढ़ना है या वजन बढ़ना? ये एक बहुत आम गलतफहमी है। विकास सिर्फ बड़ा होना नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि ये परिपक्वता और अनुभव की वजह से हमारे अंदर आने वाले मतलब एक सिस्टमैटिक बदलावों की श्रृंखला है। सबसे जरूरी बात यह है कि विकास कभी रुकता नहीं। ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसे अक्सर कहते हैं गर्भ से कब्र तक। तो आप ये कह रही हैं कि वृद्धि यानी ग्रोथ और विकास यानी डेवलपमेंट ये दो अलग-अलग चीजें हैं। बिल्कुल, बल्कि वृद्धि जो है वो विकास का ही एक छोटा सा हिस्सा है। अच्छा। हाँ, वृद्धि का मतलब है सिर्फ शारीरिक बदलाव, जैसे कद बढ़ना, वजन बढ़ना, जिसे हम इंच या किलो में माप सकते हैं। और ये एक उम्र के बाद, मान लीजिए 18-20 साल के बाद रुक जाती है। ओके, तो फिर विकास क्या है? विकास विकास बहुत बड़ा है। ये शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक हर पहलू में होता है। और इसे आप माप नहीं सकते। इसे सिर्फ किसी के व्यवहार में महसूस किया जा सकता है या देखा जा सकता है। किसी का कद बढ़ना रुक सकता है, पर उसकी समझदारी या प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो काबिलियत है वो तो जिंदगी भर विकसित हो सकती है। ठीक है, तो विकास के इन अलग-अलग पहलुओं को समझने का कोई आसान तरीका है? कोई मॉडल? हाँ, इसके लिए एक बहुत अच्छा एक्रोनिम है, PCSE। ये विकास के 4 मुख्य स्तंभों को याद रखने का एक आसान तरीका है। PCSE। हम्म, पी मतलब? फिजिकल, शारीरिक। जी। P यानी फिजिकल, C यानी कॉग्निटिव, S यानी सोशल और E यानी इमोशनल। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। शारीरिक विकास तो सीधा लगता है, शरीर का बढ़ना। हाँ, लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प हिस्सा है गत्यात्मक विकास, यानी मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स। जी, हमारी मांसपेशियों पर नियंत्रण पाना। ये भी 2 तरह का होता है। एक है स्थूल गत्यात्मक कौशल, यानी ग्रोस मोटर स्किल्स। अच्छा, इसमें बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता होगा, जैसे दौड़ना, कूदना। एकदम सही। और दूसरा होता है सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, यानी फाइन मोटर स्किल्स। इसमें छोटी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है, जैसे लिखना, बटन लगाना या सुई में धागा डालना। और यहाँ एक बहुत जरूरी नियम काम करता है। विकास हमेशा ग्रोस टू फाइन होता है। ग्रोस टू फाइन मतलब पहले बड़ी मांसपेशियों पर कंट्रोल आता है, फिर छोटी पर। बिल्कुल, बच्चा पहले पूरे हाथ से चीज पकड़ता है और महीनों बाद जाकर उसे सिर्फ उंगलियों से उठाना सीखता है। सही बात है। अब आते हैं सी पर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास। हाँ, ये हमारी मानसिक क्षमताओं से जुड़ा है। सोचना, तर्क करना, याद रखना और सबसे जरूरी भाषा का विकास। ये हमारे दिमाग का मतलब इंटरनल प्रोसेसर है। और एस और ई सामाजिक और संवेगात्मक। एस यानी सामाजिक विकास का मतलब है समाज के नियम और तौर तरीके सीखना। और ई यानी संवेगात्मक विकास का मतलब है अपने भावों को, जैसे डर, गुस्सा, प्यार, इनको पहचानना और मैनेज करना सीखना। और ये चारों आपस में जुड़े हुए हैं। बहुत गहराई से। ये अलग अलग काम नहीं करते। सोचिए, एक बच्चा जो फाइन मोटर स्किल्स में थोड़ा पीछे है, उसे लिखने में मुश्किल होगी। इस वजह से स्कूल में उसका कॉन्फिडेंस कम हो सकता है और वो दूसरे बच्चों से बचने लगेगा। मतलब एक चीज का असर दूसरी पर पड़ता है। जी, ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। ठीक है, तो अब विकास की अवस्थाओं पर आते हैं, मतलब स्टेजेस पर। हाँ, हर अवस्था की अपनी खासियत है। जन्म से 2 साल तक की अवस्था को कहते हैं शैशवावस्था या इन्फेंसी। इसमें क्या होता है? इस दौरान शारीरिक और मानसिक विकास जन्म के बाद सबसे तेज होता है। बच्चा अपनी इंद्रियों से मतलब सेंसेस से सीखता है, देखकर, सुनकर, छूकर। इसी दौर में वस्तु स्थायित्व या ऑब्जेक्ट परमानेंस का भी जिक्र आता है। ये क्या चीज है? इसका मतलब बहुत मजेदार है। एक छोटे बच्चे के लिए जो चीज आंखों के सामने नहीं, वो दुनिया में ही नहीं है। अच्छा। हाँ, अगर आप उसके सामने से खिलौना हटा दें तो उसे लगता है खिलौना सच में गायब हो गया, लेकिन 18 से 24 महीने के बीच वो समझने लगता है कि छिपी हुई चीज भी मौजूद है। यही वस्तु स्थायित्व है। अरे वाह,
इसीलिए बच्चों को पिकाबू या लुका छिपी का खेल इतना पसंद आता है। बिल्कुल, उनके लिए तो आप सचमुच गायब होकर वापस आते हैं। कमाल है। इसके बाद आती है पूर्व बाल्यावस्था, 2 से 6 साल तक। इसे खिलौनों की उम्र भी कहते हैं। जी, और इस उम्र में सोच अतार्किक होती है। बच्चा निर्जीव चीजों को भी जिंदा समझता है। इसी को एनिमिज्म कहते हैं। मतलब वो अपनी गुड़िया से बातें करेगा। या मेज से टकराने पर मेज को ही डांटेगा। एकदम सही। उसके लिए गुड़िया को भी चोट लगती है। फिर आती है उत्तर बाल्यावस्था, 6 से 12 साल। इसे गैंग एज भी कहते हैं। हाँ, इस अवस्था में सबसे बड़ा बदलाव आता है तार्किक सोच का। बच्चा अब मूर्त चीजों के बारे में, मतलब जिन्हें वो देख और छू सकता है, उनके बारे में लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है। लेकिन अभी अमूर्त चीजों के बारे में नहीं सोच पाता। नहीं, अभी नहीं। वो समझ इस अवस्था के बाद आती है, किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था यानी एडोलेसेंस, 12 से 18 साल, जिसे स्टेनली हॉल ने कहा है तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था। बिल्कुल, इस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना सीख जाता है। अब वो सिर्फ ठोस चीजों के बारे में नहीं, बल्कि न्याय, आजादी, समानता, इन विचारों पर भी गहराई से सोच सकता है। और पहचान का संकट या आइडेंटिटी क्राइसिस भी इसी दौर में होता है। मैं कौन हूं वाला सवाल। जी, ये संकट असल में खुद को खोजने की एक प्रक्रिया है, अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाने की कोशिश। तो इन सभी अवस्थाओं के पीछे क्या कोई नियम काम करते हैं, कोई सिद्धांत? हाँ, कई सिद्धांत हैं, लेकिन 2 दिशा के सिद्धांत सबसे जरूरी हैं। पहला है शीर्षगामी यानी सेफालोकॉर्डल। सिर से पैर तक, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि विकास सिर से शुरू होकर पैर की तरफ बढ़ता है। बच्चा पहले सिर संभालना सीखता है, फिर बैठना और फिर चलना। अच्छा, पहले कंट्रोल सिर पर आता है। जी, और दूसरा सिद्धांत है समीप दूराभिमुख यानी प्रॉक्सिमो डिस्टल। ये क्या है? ये कहता है कि विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है। मतलब पहले रीढ़ की हड्डी और धड़ का विकास, फिर भुजाओं का, फिर हाथों का और आखिर में उंगलियों का। ओके, केंद्र से बाहर की ओर। जी, एक और बात कही जाती है कि विकास सीधी रेखा में नहीं होता, बल्कि वर्तुलाकार या स्पाइरल होता है। सही कहा। विकास एक स्प्रिंग की तरह आगे पीछे होकर बढ़ता है। बच्चा कोई नई स्किल सीखता है, फिर थोड़ा रुककर उसे मजबूत करता है और फिर आगे बढ़ता है। वो ठहराव असल में मजबूती की निशानी है। अब आते हैं सबसे बड़ी बहस पर, प्रकृति बनाम पोषण, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हमारा विकास किससे तय होता है, जीन्स से या माहौल से? यहाँ सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि ये बनाम नहीं बल्कि और का मामला है। मतलब ये कोई लड़ाई नहीं है? बिल्कुल नहीं। विकास इन दोनों की आपसी क्रिया का, मतलब इंटरैक्शन का नतीजा है। तो आनुवंशिकता क्या है और वातावरण क्या है, इसे थोड़ा साफ करेंगी? जरूर। आनुवंशिकता वो है जो हमें जीन से मिलता है। जैसे हमारी आंखों का रंग, ये स्थिर होता है, स्टैटिक। और वातावरण वो सब कुछ है जो हमें बाहर से मिलता है। हमारा पोषण, परिवार, स्कूल, ये गतिशील है, डायनामिक। और इसका एक फॉर्मूला भी है, विकास इज इक्वल टू आनुवंशिकता मल्टीप्लाइड बाय वातावरण, D इज इक्वल टू H इंटू E। हाँ, और यहाँ ये गुणा का निशान बहुत जरूरी है, ये प्लस नहीं है। गुणा का निशान? फ्री है तो पहली राइड, फ्री वाली राइड, रैपिडो। नया सिनेमा? अबे 9 सिनेमाइड। Boys, Naya Cinnamide. Shrinks pose, fades marks, brightens skin. सर आप ये सब कब से? स्किन केयर पार्टनर का शूट है, वाइफ से सीख के आया हूँ। रिजल्ट्स तभी जब केमिस्ट्री सही। प्ले विद केमिस्ट्री। निशान, इसका मतलब? इसका मतलब है कि ये दोनों चीजें एक दूसरे पर निर्भर है। अगर कोई एक भी शून्य हो जाए तो नतीजा शून्य हो जाएगा। बेहतरीन जीन्स भी अगर बेहद खराब माहौल में हो तो विकास नहीं हो पाएगा। और इसका उल्टा भी सच है? बिल्कुल। दुनिया का सबसे अच्छा बीज भी बंजर जमीन में नहीं उगेगा। ये तो बहुत बढ़िया तरीके से आपने समझाया। जी और आखिर में 2 शब्द और हैं, जी परिपक्वता यानी मैचुरेशन जी। और सीखना यानी लर्निंग। इनमें क्या रिश्ता है? परिपक्वता यानी मैच्योरिटी वो जैविक बदलाव हैं जो जेनेटिकली तय होते हैं। जैसे एक उम्र के साथ चलने की ताकत आना, ये अपने आप होता है। वहीं सीखना
मतलब लर्निंग, अनुभव और कोशिश से व्यवहार में आया बदलाव है। तो इनका संबंध क्या है? संबंध ये है कि सीखना तभी असरदार होता है जब बच्चा उसके लिए परिपक्व हो। आप 6 महीने के बच्चे को साइकिल चलाना नहीं सिखा सकते क्योंकि उसकी मांसपेशियां अभी परिपक्व नहीं है। मतलब परिपक्वता सीखने के लिए एक जमीन तैयार करती है। एकदम सही कहा, एक दरवाजा खोलती है। तो आज हमने विकास की अवधारणा, उसकी अवस्थाओं, सिद्धांतों और आनुवांशिकता वातावरण की भूमिका को समझा। ये सीडीपी की वो नींव है जो हर शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बेहद जरूरी है। और इस पूरी चर्चा से एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है जिस पर सोचा जा सकता है। हमने देखा कि विकास आनुवंशिकता और वातावरण की गुणात्मक अंतःक्रिया है, मतलब D = H/E। तो विचार करने योग्य प्रश्न ये है कि अगर हम किसी बच्चे के वातावरण को जन्म से पूरी तरह नियंत्रित कर सकें तो हम उसके विकास को किस हद तक आकार दे सकते हैं, और आनुवंशिकता द्वारा तय किए गए कौन से पहलू हमेशा हमारे प्रभाव से परे रहेंगे। अगला टॉपिक है प्रमुख मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का वो हिस्सा है जिससे परीक्षाओं में सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। बिल्कुल, करीब 5 से 7 प्रश्न तक आ जाते हैं इससे। हाँ, तो आज हम 3 बहुत बड़े मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों पर एक गहरी नजर डालेंगे। जीन पियाजे, लेव वैगोट्स्की और लॉरेंस कोहलबर्ग। बिल्कुल, और ये तीनों ही कमाल के हैं क्योंकि ये बच्चे के विकास को 3 बहुत अलग-अलग नजरियों से देखते हैं। एक देखता है कि बच्चा सोचता कैसे है, संज्ञानात्मक विकास। हाँ, दूसरा देखता है कि वो समाज से कैसे सीखता है, और तीसरा ये कि वो सही गलत का फैसला कैसे करता है। तो हमारी चर्चा इनके मुख्य विचारों और उन जरूरी अंतरों पर रहेगी जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सही कहा। ठीक है, तो चलिए इसे समझते हैं। शुरुआत जीन पियाजे से करते हैं, जिनका नाम सबसे पहले आता है। तो पियाजे कौन थे और उनका मूल विचार क्या था? देखिए, पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे और उनका मानना था कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। नन्हे वैज्ञानिक, लिटिल साइंटिस्ट्स। हाँ, बिल्कुल। जैसे एक वैज्ञानिक दुनिया को समझने के लिए प्रयोग करता है, वैसे ही बच्चे भी अपने छोटे-छोटे एक्शन से, अपने खेल से दुनिया के बारे में अपनी समझ खुद बनाते हैं। अच्छा, इसीलिए उन्हें रचनावादी यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं, क्योंकि वो ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। एकदम सही। तो इस नन्हे वैज्ञानिक के पास दुनिया को समझने के लिए कुछ औजार भी तो होंगे। मैंने उनकी थ्योरी में स्कीमा शब्द बहुत सुना है। इसका क्या मतलब है? बहुत अच्छा सवाल है। स्कीमा को आप ऐसे समझिए कि ये दिमाग में जानकारी का एक फोल्डर है। फोल्डर? हाँ, जैसे कंप्यूटर में होता है। बिल्कुल, चीजों को पहचानने का एक सेट पैटर्न। जैसे एक बच्चे के दिमाग में कुत्ते का एक स्कीमा या फोल्डर होता है। अच्छा। उसमें जानकारी है कि इसके 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है और ये भौंकता है। जब भी वो ऐसा कोई जानवर देखता है तो तुरंत अपने कुत्ते वाले फोल्डर से मैच कर लेता है। समझ गया। तो स्कीमा एक तरह से दिमागी खाका है, लेकिन दुनिया तो बदलती रहती है। जब कोई ऐसी चीज दिखे जो पुराने फोल्डर में फिट ना हो, तब दिमाग क्या करता है? यहीं पर पियाजे की थ्योरी का सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है, जिसे वो अनुकूलन यानी अडैप्टेशन कहते हैं। अडैप्टेशन मतलब नए माहौल में ढलना। हाँ, और दिमाग ये काम 2 तरीकों से करता है। पहला है आत्मसातकरण यानी असिमिलेशन। असिमिलेशन मतलब किसी चीज को मिला लेना। बिल्कुल, जब नई जानकारी पुराने स्कीमा या फोल्डर में आसानी से फिट हो जाए। मान लीजिए बच्चे ने अब तक सिर्फ काला कुत्ता देखा है, अब वो एक सफेद कुत्ता देखता है, तो वो उसे भी कुत्ता ही कहेगा। हाँ, वो उसे भी अपने पुराने कुत्ते वाले फोल्डर में डाल देगा। ये आत्मसातकरण है। पुरानी जानकारी में बस एक नई चीज जोड़ ली। ठीक है, ये तो आसान था। लेकिन अगर वो कुत्ते की जगह बिल्ली देख ले तो वो तो पुराने फोल्डर में फिट नहीं होगी। यहीं पर दूसरा और ज्यादा जरूरी प्रोसेस काम आता है, समायोजन यानी अकोमोडेशन। अकोमोडेशन? हाँ, सोचिए, जब एक ऐसा कागज आए जिसके लिए कोई फोल्डर ही ना हो, तो आपको एक बिल्कुल नया फोल्डर बनाना पड़ता है। अच्छा। जब बच्चा बिल्ली को देखकर पहले कुत्ता बोले, लेकिन उसे बताया जाए कि ये अलग जानवर है जो म्याऊं करता है, तो वो बिल्ली का एक नया स्कीमा या फोल्डर बनाता है। सीखने का असली जादू इसी नए फोल्डर को बनाने में है। वाह! तो एक तरफ हम नई जानकारी को पुराने सांचे में ढालते हैं और दूसरी तरफ जानकारी के लिए नया सांचा ही बना लेते हैं। इन दोनों के बीच संतुलन को क्या कहते हैं? इस दिमागी संतुलन को पियाजे साम्य धारण
इक्विलिब्रेशन कहते हैं। सीधी सी बात है, हमारे दिमाग को कंफ्यूजन पसंद नहीं है। वो हमेशा संतुलन चाहता है। बिल्कुल, वो आत्मसातकरण और समायोजन के जरिए इसी संतुलन तक पहुंचता है। तो ये नन्हा वैज्ञानिक समय के साथ विकसित भी तो होता होगा। पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, जो बहुत मशहूर हैं। वो क्या हैं? हाँ, और ये अवस्थाएं एक तय क्रम में चलती हैं। इन्हें आगे पीछे नहीं किया जा सकता। पहली है संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। ये कब से कब तक होती है? ये जन्म से 2 साल तक होती है। इस उम्र में बच्चा अपनी इंद्रियों यानी देखकर, सुनकर, छूकर और अपनी शारीरिक क्रियाओं से सीखता है। मतलब उसका सारा ज्ञान एक्शन पर आधारित है। बिल्कुल। इस स्टेज की सबसे बड़ी उपलब्धि है वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बच्चे का ये समझना कि कोई चीज अगर आंखों के सामने से हटा दी जाए तो भी उसका अस्तित्व खत्म नहीं होता। हाँ, छोटे बच्चे के लिए तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड होता है। एकदम। तभी तो पीकाबू का खेल उन्हें इतना पसंद आता है। उन्हें सच में लगता है कि आप गायब हो गए और फिर वापस आ गए। हाँ, बिल्कुल। तो 2 साल के बाद पीकाबू का जादू खत्म हो जाता है। इसके बाद कौन सी अवस्था आती है? इसके बाद 2 से 7 साल तक चलती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें क्या खास होता है? इस स्टेज में भाषा का विकास तेजी से होता है, लेकिन सोच में अभी भी लॉजिक की कमी होती है। इसकी एक खास बात है जीववाद, एनिमिज्म। जीववाद मतलब निर्जीव चीजों में भी जान समझना। हाँ, जैसे देखो, चांद मेरे साथ साथ चल रहा है, या गिर जाने पर जमीन को मारना कि इसने मुझे गिरा दिया। हाँ, बच्चे अपनी गुड़िया से बातें करते हैं। बिल्कुल, उसके लिए वो गुड़िया सच में जिंदा है। इसी स्टेज में अहंग केंद्रित यानी ईगोसेंट्रिज्म सोच भी होती है। मतलब बच्चा ये मानता है कि दुनिया को सब वैसे ही देखते सोचते हैं जैसा वो खुद। अच्छा, और वो ग्लास वाला मशहूर एक्सपेरिमेंट भी तो इसी स्टेज से जुड़ा है। हाँ, उसे कहते हैं संरक्षण का अभाव, लैक ऑफ कॉन्जर्वेशन। अगर आप एक चौड़े ग्लास से पानी एक लंबे और पतले ग्लास में डाल दें तो बच्चे को लगेगा कि लंबे गिलास में पानी ज्यादा है। सही पकड़ा, क्योंकि उसका दिमाग एक बार में एक ही चीज पर ध्यान दे पाता है, ग्लास की ऊंचाई। वो ये नहीं समझ पाता कि बर्तन का आकार बदलने से मात्रा नहीं बदलती। तो इन तार्किक कमियों से बच्चा कब बाहर निकलता है? वो तीसरी अवस्था में निकलता है, जिसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। ये 7 से 11 साल की उम्र है। हाँ, यहाँ लॉजिक यानी तार्किक चिंतन की शुरुआत हो जाती है, लेकिन सिर्फ उन चीजों के लिए जो सामने मौजूद हैं, यानी मूर्त हैं। अच्छा, तो अब वो गिलास वाला एक्सपेरिमेंट समझ जाएगा। हाँ, अब बच्चा समझ जाता है कि ग्लास का आकार बदलने से पानी उतना ही रहता है। उसमें संरक्षण, वर्गीकरण और पलटावी सोच मतलब रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। तो 11 साल तक बच्चा एक तरह से कंक्रीट की दुनिया में जी रहा है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आती है आखिरी और सबसे उन्नत अवस्था, अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 साल के बाद शुरू होती है। बिल्कुल। इसमें अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की क्षमता आ जाती है। यानी अब वो उन चीजों के बारे में सोच सकता है जो असल में सामने हैं ही नहीं, जैसे न्याय, ईमानदारी, लोकतंत्र या भविष्य। हाँ, और इसी के साथ परिकल्पनात्मक चिंतन यानी वैज्ञानिक सोच विकसित होती है, जहां वो किसी समस्या के सभी संभावित समाधानों के बारे में सोच सकता है। पियाजे का बच्चा तो एक अकेला खोजकर्ता लग रहा है, लेकिन असल में तो हम दूसरों से बहुत कुछ सीखते हैं। मुझे लगता है यहीं पर वाइगोत्स्की का नजरिया एकदम अलग होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। पियाजे के अकेले वैज्ञानिक के ठीक उलट लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास अकेले हो ही नहीं सकता। वो एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। हाँ, और उन्हें सामाजिक रचनावादी, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है। उनका मूल मंत्र था कि बच्चे का विकास 3 चीजों से होता है: समाज, संस्कृति और भाषा। ज्ञान का निर्माण समाज के साथ मिलकर होता है। एकदम। तो उनके सिद्धांत में वो कौन से खास शब्द हैं जो परीक्षाओं के लिए जरूरी हैं? इसमें 3-4 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले है ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। हाँ, इसे सीखने का मैजिक जोन भी कह सकते हैं। ये उस दायरे को कहते हैं जो बच्चा अकेले कर सकता है और जो वो किसी की मदद से कर सकता है, उसके बीच का क्षेत्र है। अच्छा, तो असली सीखना इसी दायरे में होता है। बिल्कुल, न बहुत आसान न बहुत मुश्किल। और इस ZPD के अंदर जो मदद मिलती है उसके लिए भी एक खास शब्द है, स्कैफोल्डिंग। हाँ, स्कैफोल्डिंग,
जिसे पाड़ या ढांचा भी कहते हैं, ये बड़ों द्वारा दी जाने वाली एक अस्थायी मदद है, टेम्पररी हेल्प। जैसे साइकिल सिखाते वक्त पीछे से पकड़ना। बिल्कुल, या कोई सवाल हल करने में संकेत देना। ये मदद तब तक दी जाती है जब तक बच्चा खुद वो काम करने लायक ना हो जाए, फिर इसे हटा लिया जाता है। और ये मदद देने वाला कौन होता है? कोई भी। वाइगॉत्स्की ने उसे MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर कहा है। मतलब जो भी बच्चे से ज्यादा जानता हो। हाँ, ये टीचर, माता पिता, बड़ा भाई बहन या कोई होशियार दोस्त भी हो सकता है। वाइगॉत्स्की ने भाषा पर बहुत जोर दिया था। एक कॉन्सेप्ट है निज वाक या प्राइवेट स्पीच। ये क्या है? जब बच्चा कोई मुश्किल काम करते हुए खुद से बोल बोल कर बातें करता है, उसे निज वाक कहते हैं। हाँ, मैंने बच्चों को देखा है खिलौने जोड़ते हुए खुद से बात करते हैं। बिल्कुल, वाइगॉत्स्की के लिए ये बहुत जरूरी है। उनका मानना था कि बच्चा ऐसा करके अपने काम और अपने विचारों को दिशा देता है, खुद को गाइड करता है। एक मिनट, लेकिन पियाजे तो इसी चीज को अहं केंद्रित वाक्य कहते थे और मानते थे कि इसका कोई खास मतलब नहीं है। यही तो इन दोनों के बीच का एक बड़ा अंतर है। पियाजे के लिए ये बच्चे की अपरिपक्वता की निशानी थी, लेकिन वाइगॉट्स्की के लिए ये सीखने का एक शक्तिशाली औजार था। सही कहा। जो बात बच्चा खुद से बोल रहा है, वही आगे चलकर उसका आंतरिक भाषण या उसकी सोच बन जाती है। बहुत दिलचस्प। तो एक तरफ पियाजे बता रहे हैं कि बच्चा सोचता कैसे है, और दूसरी तरफ वाइगॉट्स्की बता रहे हैं कि वो समाज से सीखता कैसे है। लेकिन एक और बड़ा सवाल है, बच्चा सही और गलत में फर्क करना कैसे सीखता है? यहीं पर लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी आती है ना? बिल्कुल। अब हम बच्चे के नैतिक विकास, मॉरल डेवलपमेंट पे आते हैं। कोहलबर्ग ने ये समझने के लिए बच्चों को कुछ नैतिक दुविधाएं सुनाई। मॉरल डायलेमास, जैसे वो हाइंस की दुविधा वाली कहानी। हाँ, वो सबसे मशहूर है। कहानी ये है कि एक व्यक्ति की पत्नी मर रही है और उसकी जान एक महंगी दवा से बच सकती है, लेकिन वो उसे खरीद नहीं सकता। अब सवाल ये है कि क्या उसे वो दवा चुरानी चाहिए? और कोहलबर्ग के लिए ये जरूरी नहीं था कि बच्चा हाँ कहता है या ना। सही कहा। उनके लिए जवाब से ज्यादा जरूरी था जवाब के पीछे का क्यों, यानी बच्चे का तर्क। इसी तर्क के आधार पर उन्होंने नैतिकता के 3 स्तर और 6 चरण बताए। चलिए इन स्तरों को समझते हैं। पहला स्तर क्या है? पहला स्तर है पूर्व परंपरागत, प्री कन्वेंशनल, जो करीब 4 से 10 साल के बच्चों में होता है। इस स्तर पे नैतिकता बाहरी होती है, यानी सजा के डर या किसी फायदे पर आधारित। अच्छा, इसमें 2 चरण हैं। हाँ, स्टेज 1 है दंड और आज्ञा पालन। मतलब मैं नियम इसलिए मानूंगा क्योंकि नहीं तो मुझे सजा मिलेगी। एकदम सही। मैं दवा नहीं चुराऊंगा क्योंकि चोरी करने पर पुलिस पकड़ लेगी। यहाँ सही गलत का फैसला सजा तय करती है। और स्टेज 2? स्टेज 2 है साधनात्मक सापेक्षता, जिसे हम आम भाषा में जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट कहते हैं। ये लेन देन की नैतिकता है। तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा करूंगा। बिल्कुल। इस स्टेज में बच्चा सोचेगा, अगर मेरी पत्नी मेरे लिए भी ऐसा करती तो मैं चोरी करूंगा। ठीक है, तो ये स्तर पूरी तरह से स्वार्थ पर आधारित है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आता है स्तर 2, परंपरागत, कन्वेंशनल, जो 10 से 13 साल की उम्र में होता है। यहाँ बच्चा समाज के नियमों और उम्मीदों को अपनाना शुरू कर देता है। और इसकी तीसरी स्टेज है अच्छा लड़का अच्छी लड़की वाली। हाँ, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। यहाँ नैतिकता का आधार दूसरों की स्वीकृति पाना होता है। चोरी करना गलत है क्योंकि लोग मुझे चोर कहेंगे। और स्टेज 4 है कानून और व्यवस्था। बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर। यहाँ व्यक्ति मानता है कि समाज को सही से चलाने के लिए कानून सबसे ऊपर है और उसे मानना हर किसी का कर्तव्य है। इस स्टेज पर तो बहुत से वयस्क भी होते हैं, लेकिन क्या नैतिकता यहीं रुक जाती है? नहीं, कोहलबर्ग के अनुसार सबसे ऊंचा स्तर है स्तर 3, उत्तर परंपरागत, पोस्ट कन्वेंशनल, जो 13 साल की उम्र के बाद कुछ ही लोगों में विकसित होता है। यहाँ व्यक्ति अपने खुद के नैतिक सिद्धांत बनाता है। हाँ, जो समाज के कानूनों से भी ऊपर हो सकते हैं। स्टेज 5 है सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसका क्या मतलब है? यहाँ व्यक्ति मानता है कि कानून समाज की भलाई के लिए हैं, लेकिन अगर कोई कानून इंसानियत के खिलाफ हो तो उसे बदला या तोड़ा जा सकता है। तो इस स्टेज पर व्यक्ति कहेगा कि जान बचाने का अधिकार कानून से बड़ा है। बिल्कुल। और आखिरी स्टेज 6 है सार्वभौमिक नैतिकता, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, जिसे बहुत कम लोग हासिल कर पाते हैं। हाँ, ये नैतिकता का शिखर है, जहाँ मानवता, न्याय और समानता जैसे सार्वभौमिक सिद्धांत
किसी भी कानून से ऊपर होते हैं, जैसे गांधी जी या नेल्सन मंडेला। यहाँ जान बचाना एक नैतिक कर्तव्य है और इसके लिए किसी कानून की परवाह नहीं की जाएगी। बहुत स्पष्ट। अब वापस पियाजे और वाइगॉट्स्की पर आते हैं। इनके बीच के अंतर पर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। चलिए इनके मुख्य अंतरों को एक-एक करके समझते हैं। जरूर। 3 मुख्य अंतर हैं। पहला है विचार और भाषा के संबंध पर। पियाजे मानते थे कि विचार पहले आता है, भाषा बाद में। मतलब बच्चा पहले सोचता है, फिर उसे बोलने के लिए शब्द सीखता है। हाँ, जबकि वाइगॉट्स्की के अनुसार शुरू में भाषा और विचार अलग-अलग होते हैं, लेकिन बाद में मिल जाते हैं। भाषा विचार को दिशा देती है। अच्छा, दूसरा अंतर सीखने की प्रक्रिया को लेकर है। बिल्कुल। पियाजे के अनुसार विकास पहले होता है, सीखना बाद में। मतलब जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है और वो एक खास अवस्था में पहुंचता है, तभी वो कुछ चीजें सीख सकता है। और वाइगॉट्स्की इसका ठीक उल्टा मानते थे ना? हाँ, वाइगॉट्स्की मानते थे कि सीखना पहले होता है और ये विकास को आगे बढ़ाता है। सामाजिक संपर्क और NKO की मदद से सीखना बच्चे के विकास को गति देता है। सीखना विकास का इंतजार नहीं करता, बल्कि उसे खींचकर आगे ले जाता है। एकदम सटीक। और तीसरा अंतर बच्चे की भूमिका को लेकर है। पियाजे के लिए बच्चा एक स्वतंत्र खोज करता है, जबकि वाइगॉट्स्की के लिए बच्चा एक सामाजिक भागीदार है। बिल्कुल। एक के लिए सीखना व्यक्तिगत है, दूसरे के लिए सामाजिक। तो आज हमने पियाजे की संज्ञानात्मक अवस्थाएं, वाइगॉट्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण और कोहलबर्ग के नैतिक विकास के स्तरों को समझा। ये तीनों ही सिद्धांत बाल विकास को समझने की बुनियाद हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि ये समझने के फ्रेमवर्क है कि एक बच्चे का दिमाग, उसकी सामाजिक समझ और उसकी सही गलत की भावना कैसे परत दर परत विकसित होती है। ये सिद्धांत हमें असल जिंदगी में बच्चों के व्यवहार को समझने में मदद करते हैं। हाँ, ये बताते हैं कि क्यों एक 5 साल का बच्चा सोचता है कि लंबे ग्लास में ज्यादा पानी है, और क्यों एक किशोर किसी ऐसे नियम पर सवाल उठा सकता है जो उसे अन्यायपूर्ण लगता है। तो श्रोताओं के सोचने के लिए आज का आखिरी विचार क्या है? इस पे सोचिएगा। कोहलबर्ग की सबसे ऊंची स्टेज सार्वभौमिक नैतिकता है, जहां एक व्यक्ति मानवता को किसी भी कानून से ऊपर रखता है। लेकिन असल दुनिया में कितने लोग सच में इस स्तर पर जी पाते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और क्या हमारा आज का समाज, जो नियमों, कानूनों और सामाजिक स्वीकृति पर इतना ज्यादा जोर देता है, वो व्यक्ति को इस स्तर तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करता है, या अनजाने में उसे स्टेज 4 यानी कानून और व्यवस्था पर ही रोके रखता है? જો આજે તમારી બે લાઇન્સ છે, આ ઘણા લોકોને લાગે છે કે કેટલા લગ્ન થશે એની છે, પણ एक्चुअली આ બે લાઇન્સ बतावे છે कि તમારા લગ્ન કઈ એજમાં થશે। इस पूरे एरिया को बुद्ध पर्वत कहते हैं और इसके हिसाब से स्नेहा जी का लग्न 29 ने एज में थશે। अगर आपको भी जानना है कि आपकी शादी किस एज में होगी या कौन से साल होगी, तो अभी अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझे एस्ट्रोटॉक पर शेयर कर दो। त्या तो पहली चैट पण फ्री છે। तो अगला टॉपिक है समाजीकरण, जेंडर और प्रगतिशील शिक्षा। आज हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स पर चर्चा करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, खासकर CTET जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं। बिल्कुल। और ये तीनों विषय ना एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। ये असल में एक ही कहानी के 3 हिस्से हैं। हाँ, वही मैं सोच रही थी। एक तरह से किसी इंसान के बनने की पूरी कहानी। सही कहा। पहला हिस्सा है समाजीकरण, मतलब एक बच्चा समाज के तौर तरीके कैसे सीखता है। अच्छा। दूसरा है जेंडर, यानी समाज लड़के और लड़की होने का क्या मतलब सिखाता है। और तीसरा प्रगतिशील शिक्षा, कि इस सीखने सिखाने की प्रक्रिया को हम और बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन आखिर है क्या। देखिए, इसे ऐसे समझिए कि हर समाज का अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कुछ नियम, कुछ मान्यताएं, बात करने का तरीका। और समाजीकरण वो प्रक्रिया है जिससे एक बच्चा इस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने अंदर डाउनलोड करता है। और ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये जन्म से शुरू होता है और जिंदगी भर चलता रहता है। वाह, मतलब हम सब एक तरह से समाज का सॉफ्टवेयर चला रहे हैं। तो ये डाउनलोडिंग शुरू कहाँ से होती है?
पहला सोर्स क्या है? यहीं पर इसका सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है। समाजीकरण के दो मुख्य चरण होते हैं। पहला है प्राथमिक समाजीकरण। प्राइमरी सोशलाइजेशन। हाँ, ये जीवन के बिल्कुल शुरुआती सालों में होता है और इसका मुख्य सोर्स है परिवार और आस पड़ोस। अच्छा, तो मतलब बिल्कुल घर के अंदर। बिल्कुल, यहाँ बच्चा अनौपचारिक तरीके से सीखता है, मतलब देखकर, सुनकर, नकल करके। कोई किताब नहीं, कोई परीक्षा नहीं। इसीलिए शायद कहते हैं कि परिवार बच्चे की पहली पाठशाला है। एकदम सही। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। परिवार को समाजीकरण की पहली पाठशाला कहा गया है। और दूसरा प्रकार? जब बच्चा घर की दहलीज पार करके बाहर की दुनिया में कदम रखता है, तब शुरू होता है गौण या द्वितीयक समाजीकरण, सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो इसमें कौन कौन आता है? स्कूल? हाँ, इसकी सबसे बड़ी एजेंसी है स्कूल। इसके अलावा मीडिया, धर्म, दोस्त, पुस्तकालय, ये सब भी इसी में आते हैं। और यहाँ सीखना ज्यादा औपचारिक होता होगा, है ना? बिल्कुल, यहाँ सीखना ज्यादातर फॉर्मल होता है। स्कूल में यूनिफॉर्म पहनना, एक टाइम टेबल फॉलो करना, ये सब समाज के बड़े नियमों को सीखने की एक तरह से ट्रेनिंग है। मतलब घर पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ और स्कूल में बाकी सारे एप्स डाले जा रहे हैं। बिल्कुल। और इन एजेंट्स को भी हम दो तरह से देख सकते हैं, सक्रिय और निष्क्रिय, एक्टिव एंड पैसिव। अच्छा, वो कैसे? सक्रिय एजेंसी वो है जहां दो तरफा संवाद होता है, बच्चे पर सीधा असर पड़ता है और वो बातचीत कर सकता है, जैसे परिवार, दोस्त या स्कूल। जहां बच्चा सवाल पूछ सकता है, अपनी बात कह सकता है। हाँ, और निष्क्रिय एजेंसी वो होगी जहां जानकारी सिर्फ एक तरफ से आती। जैसे पब्लिक लाइब्रेरी या टीवी। सही पकड़ा। पब्लिक लाइब्रेरी, रेलवे स्टेशन या टीवी और मीडिया, यहां बच्चा सिर्फ देखता या सुनता है, पर सीधा संवाद नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये तो हो गया समाजीकरण। लेकिन समाज जो सबसे पहले और मजबूत नियम सिखाता है, वो तो लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग होते हैं। आपने बिल्कुल सही जगह पर बात को पकड़ा है। यहीं से जेंडर की भूमिका शुरू हो जाती है। और यहाँ से सवाल भी जरूर बनते हैं। हाँ बिल्कुल, और इसे समझने के लिए सबसे पहले दो शब्दों का फर्क समझना होगा, सेक्स और जेंडर। लोग अक्सर इन्हें एक ही मान लेते हैं। हाँ, ये अंतर अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। इसे आसान भाषा में कैसे समझें? इसे ऐसे समझिए, सेक्स मतलब सेक्स शरीर का हार्डवेयर है। ये एक जैविक यानी बायोलॉजिकल सच्चाई है। हम इस हार्डवेयर के साथ पैदा होते हैं। महिला या पुरुष होना। बिल्कुल, वही जेंडर समाज का सॉफ्टवेयर है। ये समाज तय करता है कि इस हार्डवेयर को चलाना कैसे है, क्या पहनना है, कैसे बात करनी है, क्या काम करना है। मतलब लड़के रोते नहीं या लड़कियां ज्यादा बातें करती हैं, ये हार्डवेयर का फीचर नहीं है, ये समाज का लिखा हुआ सॉफ्टवेयर है। एकदम सही। इसीलिए हम कहते हैं कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है, अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट। इसे बनाया गया है, ये प्राकृतिक नहीं है। और इसी से जुड़ी एक बहुत आम चीज है जिसे हम लिंग रूढ़िवादिता या जेंडर स्टीरियोटाइप कहते हैं। हाँ, स्टीरियोटाइप, ये शब्द हम बहुत सुनते हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप हमारे दिमाग के लिए एक शॉर्टकट की तरह है। शॉर्टकट? हाँ, दिमाग को ज्यादा सोचना ना पड़े, इसलिए वो कुछ खांचे बना लेता है। लड़की तो उसे गुलाबी रंग पसंद होगा, वो गुड़ियों से खेलेगी। लड़का तो नीले रंग के कपड़े पहनेगा और कार चलाएगा। और दिक्कत तब होती है जब ये शॉर्टकट हमें असलियत देखने ही नहीं देते। बिल्कुल, और जब ये सोच हमारे व्यवहार में उतर आती है तो वो बन जाता है लिंग पूर्वाग्रह या जेंडर बायस। मतलब स्टीरियोटाइप का एक्शन रूप। हाँ, जैसे अगर एक टीचर क्लास में सिर्फ लड़कों से ही विज्ञान के मुश्किल सवाल पूछता है क्योंकि उसके दिमाग में ये स्टीरियोटाइप है कि लड़कियां विज्ञान में कमजोर होती हैं, तो यह जेंडर बायस का साफ उदाहरण है। तो इसका हल क्या है? इस गलत सॉफ्टवेयर को डीबग कैसे किया जाए? इसका एक हल है, जेंडर तटस्थता, जेंडर न्यूट्रलिटी। इसका मतलब है भाषा या व्यवहार में लिंग का भेद न करना। सही। जैसे कैमरामैन या चेयरमैन की जगह कैमरा पर्सन या चेयर पर्सन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना। ये छोटे बदलाव हैं, पर एक बड़ी सोच का प्रतीक है। एक और शब्द मैंने नोट्स में देखा, जेंडर स्थिरता। यार एसबीआई पीओ की वैकेंसी इस बार कब आएगी? जल्दी वैकेंसी आए और मैं फॉर्म भरूं। यही प्रॉब्लम है तेरी, तू वैकेंसी का वेट कर रहा है और दूसरे लोग सिलेक्शन की तैयारी। तभी तेरा सिलेक्शन रह जाता है। मतलब जब वैकेंसी आएगी ना, तब तक टॉपर्स 2-3 बार सिलेबस रिवाइज कर चुके होंगे, तू तब स्टार्ट करेगा और वो लोग मॉक दे रहे होंगे। तो अब क्या करूं? सिलेक्शन ना होना मेरी गलती थोड़ी है, मैं तो इतनी महंगी महंगी कोचिंग से पढ़ रहा हूँ। कितने नोट्स है मेरे पास? भाई महंगी कोचिंग सिलेक्शन नहीं दिलवाती, सिर्फ पैसे खर्च करवाती है। इस बार गलती मत दोहरा, अभी से स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन स्टार्ट कर। एसबीओ जैसे एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए क्लियर रोड मैप, सही स्ट्रैटेजी और गाइडेंस की जरूरत होती है। टेक्स्ट बुक सुपरफास्ट लाइव ज्वाइन कर और एसबीआई के साथ साथ सारे बैंकिंग एग्जाम और अन्य 375 गवर्नमेंट एग्जाम्स की कंप्लीट तैयारी होती है एक ही प्लेटफॉर्म पर, वो भी सिर्फ ₹1 में। इस बार वेट नहीं, तैयारी पहले स्टार्ट होगी। अभी टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड करके ₹1 ट्रायल से स्टार्ट करता हूँ।
डार्क स्पॉट्स? स्क्रीन पे है मैडी, फेस पे सिर्फ नेचुरल ग्लो। Unspot your natural glow with Himalaya Turmeric Face Wash. इसमें है organically sourced turmeric enriched with niacinamide and glycolic acid. Clinically tested. ये dark spots clear करे, natural glow वापस लाए. Unspot your natural glow, Himalaya Turmeric Face Wash. जेंडर स्थिरता, जेंडर कॉन्स्टेंसी, ये क्या चीज है? ये एक मनोवैज्ञानिक कॉन्सेप्ट है जो लॉरेंस कोहेलबर्ग ने दिया था। अच्छा, इसका मतलब है जब बच्चे को ये समझ आ जाता है कि बाहरी पहनावे या बालों की लंबाई बदलने से उसका लिंग नहीं बदल जाएगा। अगर कोई लड़का अपनी बहन की फ्रॉक पहन ले तो भी वो लड़का ही रहेगा। और ये समझ कब तक आती है? ये समझ करीब 6 से 7 साल की उम्र तक विकसित हो जाती है। तो एक शिक्षक के तौर पर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ये रूढ़िवादिता खत्म करने के लिए उदाहरण दें, जैसे पापा खाना बना रहे हैं और मम्मी कार चला रही हैं। बिल्कुल। और सिर्फ उदाहरण नहीं, बल्कि क्लास में लड़कों और लड़कियों को मिक्स करके बैठाना, उन्हें एक जैसे टीम प्रोजेक्ट्स देना, ये सब बहुत जरूरी है। और ये जो सोच है कि हमें सीखने के अनुभव को बेहतर बनाना है, यही हमें हमारे तीसरे विषय पर ले जाती है। हाँ, बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। मुझे ये बाल केंद्रित शब्द बहुत अच्छा लगता है, पर इसका असली मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि बच्चे जो चाहें वो करें? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब है कि शिक्षा का केंद्र बिंदु बच्चा है, न कि टीचर या सिलेबस। मतलब पूरी व्यवस्था बच्चे के हिसाब से ढलती है, बच्चा व्यवस्था के हिसाब से नहीं। एकदम सही। इसमें हर बच्चे की रुचि, उसकी क्षमता और सीखने की रफ्तार का सम्मान किया जाता है। बच्चा एक सक्रिय भागीदार है, एक नन्हा वैज्ञानिक है। तो इसमें टीचर का रोल क्या होता है? अगर वो केंद्र में नहीं है तो वो कहाँ है? यहाँ टीचर का रोल एक डिक्टेटर का नहीं, बल्कि एक सुगमकर्ता का होता है। फैसिलिटेटर। सुगमकर्ता मतलब जो सीखने को आसान बनाए। हाँ। टीचर एक टूर गाइड की तरह है, लेक्चरर की तरह नहीं। वो ज्ञान देता नहीं है, बल्कि बच्चों को ज्ञान खोजने में मदद करता है। और अनुशासन? अनुशासन भी स्व अनुशासन होता है, डर से नहीं। और इसी से जुड़ा है प्रगतिशील शिक्षा का कॉन्सेप्ट, है ना? बिल्कुल। इसके सबसे बड़े समर्थक थे अमेरिकी शिक्षाविद जॉन डीवी। उनकी एक बात इस पूरी सोच का सार है। क्या बात थी वो? उन्होंने कहा था, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा ही जीवन है। ये सुनने में बहुत गहरा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हम बच्चों को सिर्फ भविष्य में किसी परीक्षा के लिए तैयार नहीं कर रहे। स्कूल में बिताया गया हर दिन, हर एक्टिविटी अपने आप में एक महत्वपूर्ण जीवन का अनुभव है। सीखना और जीना दो अलग-अलग चीजें नहीं है। तो इन प्रगतिशील स्कूलों में पढ़ाई कैसी दिखती है? किताबों के अलावा और क्या होता है? इसकी सबसे बड़ी पहचान है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। वो प्रोजेक्ट्स, एक्सपेरिमेंट्स और असल दुनिया की समस्याओं पर काम करते हैं। मतलब रटने की जगह समझने और करने पर जोर है। बिल्कुल। दूसरी बड़ी बात है लोकतांत्रिक कक्षा, डेमोक्रेटिक क्लासरूम, जहां बच्चों को अपनी बात कहने और सवाल पूछने की पूरी आजादी हो। हाँ, और यहाँ तक कि टीचर से असहमति जताने का भी हक होता है। क्लास में डर का नहीं, बल्कि चर्चा और सम्मान का माहौल होता है। भारत में भी किसी ने इस पर काम किया है? हाँ, भारत के संदर्भ में गिजुभाई बधेका का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा का बहुत समर्थन किया और उनकी एक बहुत प्रसिद्ध किताब है, दिवास्वप्न। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें तो कहानी कुछ यूं बनती है, हाँ, कि समाजीकरण वो प्रक्रिया है जिससे हम समाज में रहना सीखते हैं। जेंडर उसी सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है और प्रगतिशील शिक्षा हमें ये सिखाती है कि इस पूरी सीखने की प्रक्रिया को अनुभव, खोज और खुशी पर आधारित कैसे बनाया जाए। और जॉन डीवी की एक बात इन तीनों को एक साथ बांध देती है। कौन सी? कि स्कूल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक सामाजिक संस्था है और शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। ये बात हमारे पहले टॉपिक समाजीकरण से सीधे जोड़ती है। बहुत बढ़िया। तो आज हमने देखा कि कैसे समाजीकरण के जरिए एक बच्चा समाज का हिस्सा बनता है, कैसे जेंडर एक सामाजिक रचना के तौर पर उस पर असर डालता है और कैसे प्रगतिशील शिक्षा उसी बच्चे को एक सोचने समझने वाला इंसान बनाने पर जोर देती है। और अब हमारे सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक विचार। अगर हम जॉन डीवी के बात को सच माने कि शिक्षा ही जीवन है, तो हम स्कूल में होने वाली एक आम सी क्लास या एक छोटी सी एक्टिविटी को किस नए नजरिए से देख सकते हैं? क्या वो सिर्फ सिलेबस पूरा करने का एक हिस्सा है या वो अपने आप में जीवन का एक कीमती और असली अनुभव? अगला टॉपिक है बुद्धि और भाषा विकास। आज हमारे पास कुछ बहुत ही काम के नोट्स हैं और ये खास तौर पर परीक्षा की तैयारी के लिए बनाए गए लगते हैं। हाँ, बिल्कुल टू द पॉइंट।
इसमें 2 बड़े विषयों को कवर किया गया है। पहला, बुद्धि यानी इंटेलिजेंस असल में है क्या, और दूसरा, भाषा और हमारे विचारों का विकास कैसे होता है। दोनों ही टॉपिक थोड़े मुश्किल हैं। बिल्कुल। तो आज का हमारा मकसद इन नोट्स के जरिए इनके सबसे जरूरी हिस्सों को समझना है, ताकि सारे मुख्य कॉन्सेप्ट्स दिमाग में बैठ जाएं। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं पहले विषय से, बुद्धि। इंटेलिजेंस। नोट्स की पहली लाइन ही कहती है कि बुद्धि समस्याओं को सुलझाने, तर्क करने और नई परिस्थितियों के साथ मतलब तालमेल बिठाने की क्षमता है। लेकिन सबसे जरूरी बात जो इसमें लिखी है वो ये है कि बुद्धि कोई एक चीज नहीं है, ये बहुआयामी है, मतलब मल्टी डायमेंशनल। अच्छा, यहीं पर 1 मिनट रुकते हैं। ये बात सुनने में बहुत आम लगती है, लेकिन है बहुत गहरी। कैसे? अगर बुद्धि बहुआयामी है तो फिर हम उसे IQ यानी इंटेलिजेंस क्वोशेंट जैसे एक अकेले नंबर से कैसे माप सकते हैं? ये तो थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? बहुत अच्छा सवाल है, और यही IQ टेस्ट की सबसे बड़ी सीमाओं में से एक है। अच्छा। IQ का कॉन्सेप्ट एल्फ्रेड बिने ने मानसिक आयु के तौर पर शुरू किया था, और बाद में टर्मन ने इसे वो फॉर्मूला दिया। हाँ, मानसिक आयु वास्तविक आयु गुणा 100। बिल्कुल। ये टेस्ट मुख्य रूप से किसी की तार्किक क्षमता और भाषाई क्षमता को मापता है, मतलब लॉजिकल रीजनिंग और लैंग्वेज स्किल्स। हाँ, लेकिन ये आपकी क्रिएटिविटी या लोगों को समझने की क्षमता को नहीं पकड़ पाता। अच्छा, तो मतलब IQ हमें पूरी तस्वीर नहीं दिखाता, बस उसका एक छोटा सा हिस्सा दिखाता है। एकदम सही। और शायद इसीलिए हमें बुद्धि के दूसरे सिद्धांतों को समझने की जरूरत पड़ी। और यहीं पर हार्वर्ड गार्डनर आते हैं। बिल्कुल। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, तो इतना महत्वपूर्ण है कि नोट्स में साफ लिखा है कि यहाँ से एक सवाल पक्का आता है। और गार्डनर ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बुद्धि एक नहीं, बल्कि कम से कम 8 अलग-अलग तरह की होती है, और ये सभी एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। यानी ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान एक तरह की बुद्धि में जीनियस हो और दूसरी में? बिल्कुल औसत। हाँ, बिल्कुल औसत। जैसे कोई गणित में बहुत तेज हो, लेकिन लोगों से बात करने में कच्चा हो। एकदम सही। लेकिन इस सिद्धांत की आलोचना भी होती है। अच्छा, क्या कहते हैं आलोचक? कुछ आलोचक कहते हैं कि गार्डनर जिन्हें बुद्धियां कह रहे हैं वो असल में सिर्फ प्रतिभाएं हैं, टैलेंट्स हैं। मतलब ये इंटेलिजेंस नहीं, सिर्फ टैलेंट है। हाँ, उनका तर्क है कि इन्हें वैज्ञानिक तरीकों से मापा नहीं जा सकता, जैसे हम IQ को मापते हैं। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल नहीं छिपा है? अगर हम किसी की संगीतमय बुद्धि को सिर्फ एक टैलेंट मानकर नजरअंदाज कर दें, तो क्या हम उस व्यक्ति की असल क्षमता को समझने में गलती नहीं कर रहे? बिल्कुल, और यही इस सिद्धांत की सबसे बड़ी देन है। इसने हमें ये सोचने पर मजबूर किया कि स्मार्ट होने का मतलब सिर्फ गणित या विज्ञान में अच्छा होना नहीं है। सही बात है। एक बेहतरीन डांसर, एक कुशल नेता या एक कमाल का संगीतकार भी उतना ही इंटेलिजेंट है, बस उसकी इंटेलिजेंस का प्रकार अलग है। इसने स्मार्ट होने की परिभाषा को ही बड़ा कर दिया। तो फिर ये 8 प्रकार कौन-कौन से हैं? चलिए देखते हैं। पहली है भाषाई बुद्धि, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। ये तो नाम से ही साफ है। हाँ, ये उन लोगों में होती है जिनकी भाषा पर पकड़ बहुत मजबूत होती है, जैसे कवि, लेखक या वकील। ठीक है। दूसरी है तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल। ये वो लोग हैं जो तर्क, पैटर्न और नंबरों के खेल में माहिर होते हैं, वैज्ञानिक, गणितज्ञ, बैंकर। हमारे स्कूल ज्यादातर इन्हीं तो बुद्धियों पर फोकस करते हैं ना? बिल्कुल, और शायद इसीलिए बाकी तरह के स्मार्ट बच्चे अक्सर पीछे रह जाते हैं। अगली कौन सी है? तीसरी है स्थानिक बुद्धि, जिसे स्पेशल इंटेलिजेंस कहते हैं। ये दुनिया को 3D में देखने और समझने की क्षमता है। जैसे आर्किटेक्ट या सर्जन? हाँ, पायलट, आर्किटेक्ट, चित्रकार, सर्जन। चौथी है शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि, बॉडीली काइनेस्थेटिक। ये अपने शरीर का इस्तेमाल कुशलता से करने की क्षमता है। खिलाड़ी, डांसर, एक्टर? बिल्कुल। एक क्रिकेटर जो गेंद की टाइमिंग को समझकर शॉट मारता है, वो भी अपनी इसी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है। और वो भी एक बहुत ही ऊंचे स्तर पर। हाँ। पांचवी है संगीतमय बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, सुर, लय और ताल की गहरी समझ। सिंगर, म्यूजिक कंपोजर? छठी है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल। नोट्स में से याद रखने का एक अच्छा तरीका दिया है। इंटर का मतलब है दूसरों के बीच। अच्छा। ये वो लोग हैं जो दूसरों की भावनाओं, इरादों और जरूरतों को बड़ी आसानी से समझ जाते हैं। नेता, शिक्षक, मनोवैज्ञानिक। मुझे लगता है ये असल में एक सुपर पावर की तरह है। है तो।
और फिर इसका बिल्कुल उल्टा है सातवीं बुद्धि, अंतरावैयक्तिक, इंट्रापर्सनल। या इंट्रा का मतलब अंदर होगा। एकदम सही। ये वो लोग हैं जो अपनी अंदर की दुनिया को समझते हैं। उन्हें पता होता है कि वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। जैसे दार्शनिक या चिंतक। और आठवीं है प्राकृतिक बुद्धि, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ये प्रकृति, पेड़ पौधों और जानवरों की दुनिया को समझने की क्षमता है। किसान, वनस्पति वैज्ञानिक, ये सब। तो एक टीचर के लिए तो ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। एक क्लास में इतने अलग अलग तरह के बच्चे। पढ़ाया ही नहीं जा सकता एक तरीके से, और इसीलिए शिक्षा में विभेदित अनुदेशन यानी डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की बात की जाती है। मतलब एक ही पाठ को अलग अलग तरीकों से पढ़ाना। हाँ, किसी को चार्ट से समझ आएगा तो किसी को कहानी सुनाकर या रोल प्ले करवाकर। ये तो हुई गार्डनर की बात। नोट्स में स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत का भी जिक्र है। हाँ, ट्रायआर्चिक थ्योरी। स्टर्नबर्ग ने 8 प्रकार बताने की बजाय बुद्धि को 3 मुख्य क्षमताओं में बांटा। और उसे याद रखने का शॉर्टकट है PCA। बिल्कुल। P से प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक, C से क्रिएटिव यानी रचनात्मक, और A से एनालिटिकल यानी विश्लेषणात्मक। इसे थोड़ा और आसान करते हैं। A मतलब एनालिटिकल इंटेलिजेंस। वो है जिसे हम आम भाषा में किताबी ज्ञान कहते हैं। स्कूल, कॉलेज के एग्जाम में अच्छा करना, समस्याओं का विश्लेषण करना, ये सब इसमें आता है। ठीक है। और C मतलब क्रिएटिव। C यानी रचनात्मक बुद्धि, कुछ नया सोचने, नए आइडिया लाने और कल्पना करने की क्षमता है। और P प्रैक्टिकल। P यानी व्यवहारिक बुद्धि, वो है जिसे हम स्ट्रीट स्मार्टनेस या जुगाड़ कहते हैं। ये रोजमर्रा की समस्याओं से निपटने की काबिलियत है। बहुत साफ है। तो बुद्धि के इन सभी विचारों को दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमें भाषा की जरूरत होती है। बिल्कुल। और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। हमारे दिमाग में भाषा आती कहाँ से है? ये मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसका सबसे मजबूत जवाब भाषाविद नोम चॉम्स्की ने दिया। अच्छा। जिन्हें भाषा विकास का जनक भी माना जाता है। अच्छा। चॉम्स्की का सिद्धांत क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा कि भाषा सीखने की क्षमता बच्चों में जन्मजात होती है। इनेट। वाह। तो चॉम्स्की कह रहे हैं कि हमारे दिमाग में भाषा सीखने का एक तरह का सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल्ड होकर आता है। से, हाँ। चॉम्स्की ने इसे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी LAD का नाम दिया। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये हमारे दिमाग में एक काल्पनिक मशीन की तरह है जो अपने आसपास की भाषा को सुनकर उसके नियम खुद ब खुद सीख लेती है। और ये डिवाइस 5 साल की उम्र तक सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। इसीलिए बच्चे उस उम्र तक भाषा बहुत तेजी से सीखते हैं। नोट्स में सार्वभौमिक व्याकरण यानी यूनिवर्सल ग्रामर का भी जिक्र है। इसका क्या मतलब है? चॉम्स्की का कहना था कि दुनिया की सभी भाषाओं के मूल व्याकरणिक नियम मतलब उनका ढांचा एक जैसा है। अच्छा। पर हिंदी और अंग्रेजी का व्याकरण तो बहुत अलग लगता है। ऊपरी तौर पर वे अलग हैं, लेकिन हर भाषा में संज्ञा और क्रिया होती है। हर भाषा में वाक्य बनाने के कुछ नियम होते हैं। बच्चे इसी सार्वभौमिक व्याकरण के साथ पैदा होते हैं और अपने माहौल की भाषा के हिसाब से उसे ढाल लेते हैं। अगर भाषा एक इमारत है तो ये सार्वभौमिक व्याकरण उस इमारत का बुनियादी नक्शा है। बहुत अच्छी उपमा है। और हर इमारत की तरह भाषा भी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनती है। हाँ, नोट्स में इसके 4 स्तर बताए गए हैं। बिल्कुल। सबसे छोटी ईंट है स्वनिम यानी फोनीम। ये सिर्फ एक ध्वनि है जिसका अपना कोई मतलब नहीं होता, जैसे अ। पहली सैलरी 35,000 रुपए, वो भी वर्क फ्रॉम होम करके। ना ट्रैफिक का स्ट्रेस, ना लेट नाइट शिफ्ट, सिर्फ मेरा लैपटॉप और मैं। वर्क फ्रॉम होम जॉब करने का मजा ही अलग है दोस्तों। तो अगर आप भी वर्क फ्रॉम होम जॉब ढूंढ रहे हो तो अभी डाउनलोड करो जॉब ऐप। अ, क, च की आवाज। सिर्फ आवाजें। ठीक है। अगला स्तर। जब हम इन ध्वनियों को जोड़कर कोई ऐसा शब्द बनाते हैं जिसका कोई अर्थ हो तो उसे कहते हैं रूपिम यानी मॉर्फीम। ये अर्थ की सबसे छोटी इकाई है, जैसे घर, कल, चल। तो ध्वनियां आ गईं, फिर उनसे सार्थक शब्द बन गए। अब वाक्य कैसे बनते हैं? यहाँ तीसरा स्तर आता है, वाक्य विन्यास यानी सिंटैक्स। ये वाक्य बनाने के नियम हैं। जैसे हिंदी में नियम है कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया।
राम स्कूल जाता है। ये सिंटैक्स के हिसाब से सही है। हाँ, लेकिन अगर हम कहें जाता स्कूल राम है तो सिंटैक्स गलत हो गया। समझ गया। और चौथा स्तर? चौथा स्तर है अर्थ विन्यास यानी सिमेंटिक्स। मतलब ये पक्का करना कि वाक्य का कोई सही मतलब भी निकल रहा है या नहीं। इसका उदाहरण क्या होगा? नोट्स में एक मजेदार उदाहरण है, मेरा कुत्ता कॉफी पीता है। अच्छा। अब ये वाक्य सिंटैक्स के हिसाब से बिल्कुल सही है, कर्ता, कर्म, क्रिया सब अपनी जगह पर है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता, तो ये सिमेंटिक्स के हिसाब से गलत है। तो फोनीम, मॉर्फीम, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स। लेकिन एक और बड़ा सवाल है, हमारे विचार और भाषा में क्या रिश्ता है? क्या हम पहले सोचते हैं और फिर बोलते हैं? ये एक क्लासिक बहस है और इस पर मनोवैज्ञानिकों के विचार अलग-अलग हैं। जीन पियाजे का मानना था कि विचार पहले आता है और भाषा बाद में। मतलब थॉट कम्स फर्स्ट, लैंग्वेज कम्स लेटर। बिल्कुल। एक बच्चा पहले अपने मन में खिलौने का एक कॉन्सेप्ट बनाता है और फिर उसे व्यक्त करने के लिए खिलौना शब्द सीखता है। ठीक है, ये तो सीधा लगता है, लेकिन सब इससे सहमत नहीं थे। नहीं, लेव वाइगोट्स्की का नजरिया अलग था। उन्होंने कहा कि शुरू में विचार और भाषा दो अलग-अलग पटरियों पर चलते हैं। अच्छा। हाँ, एक बच्चा सोचता भी है और कुछ ध्वनियां भी निकालता है, लेकिन लगभग 3 साल की उम्र के आसपास ये दोनों पटरियां मिल जाती हैं। इसके बाद भाषा बच्चे के विचारों को दिशा देने का एक टूल बन जाती है। और नोट्स में एक तीसरा नाम भी है, बेंजामिन वॉर्फ का। हाँ, वॉर्फ का सिद्धांत सबसे कट्टर है। इसे भाषाई सापेक्षता कहते हैं। उनका मानना था कि भाषा ही हमारे विचारों को तय करती है। मतलब जो हम बोलते हैं हम वैसा ही सोचते हैं। हाँ, जिस भाषा को हम बोलते हैं हम दुनिया को उसी के चश्मे से देखते हैं। अगर किसी भाषा में किसी चीज के लिए शब्द ही नहीं है तो उस भाषा को बोलने वाला इंसान उस चीज के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो पियाजे कहते हैं सोच भाषा को चलाती है और वोल्फ कहते हैं भाषा सोच को चलाती है। बिल्कुल, और वाइगोट्स्की इन दोनों के बीच का रास्ता निकालते हैं। अंत में नोट्स में भाषा सीखने के कौशल का क्रम बताया गया है, LSRW। हाँ, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। इसमें सुनना और पढ़ना जानकारी को अंदर लेने जैसा है। हम कुछ ग्रहण कर रहे हैं। सही कहा। इसीलिए इन्हें ग्रहणात्मक कौशल या रिसेप्टिव स्किल्स कहते हैं। ये इनपुट हैं। और जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। बिल्कुल। इसीलिए इन्हें अभिव्यक्तात्मक कौशल या प्रोडक्टिव स्किल्स कहा जाता है। ये आउटपुट हैं। तो अगर हम सब कुछ एक साथ रखकर देखें तो ये सब हमें एक ही चीज की तरफ ले जाते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एकदम। क्लास का हर बच्चा अलग है और इन विभिन्नताओं के 2 मुख्य कारण होते हैं, आनुवंशिकता और वातावरण। हाँ, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, जो हमें अपने माता पिता से मिलता है, और हमारा माहौल। एक शिक्षक के लिए ये समझना सबसे जरूरी है। तो इन नोट्स के आधार पर एक अच्छे शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? सबसे पहली और जरूरी बात, बच्चों की आपस में कभी तुलना न करें। बिल्कुल नहीं। हर बच्चा अपनी गति से सीखता है और उसकी अपनी ताकत होती है। दूसरी बात, सबको एक ही डंडे से ना हाँके। और जैसा हमने पहले भी बात की, इसका समाधान है विभेदित अनुदेशन। हाँ, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। मतलब हर बच्चे की जरूरत और उसकी बुद्धि के प्रकार के हिसाब से पढ़ाने के तरीके में बदलाव लाना। शिक्षक की भूमिका एक माली की तरह है। बिल्कुल। जिसे पता होता है कि हर पौधे को अलग तरह की देखभाल की जरूरत होती है, तभी वो सब अच्छी तरह से खिल पाएंगे। तो आज के इस बातचीत में हमने बुद्धि के सिद्धांतों जैसे गार्डनर की 8 बुद्धियां और स्टर्नबर्ग के PCA मॉडल को समझा। हमने भाषा की संरचना और चॉम्स्की के विचारों को भी देखा, और भाषा विचार पर हुए मतभेदों को भी। हाँ, और अंत में हमने ये भी जाना कि इन सभी बातों का क्लासरूम में क्या महत्व है। यहाँ एक विचार छोड़कर जाते हैं। हमने वॉर्फ की भाषाई सापेक्ष